हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में मूक नायक, अछूतों की आवाज का अखबार। सन 1919 में कोल्हापुर निवासी द तोबा पवार के माध्यम से अम्बेडकर को दयालु महाराजा राजसी साहू महाराज से मिलने का शुभ अवसर मिला। वे अम्बेडकर जैसे प्रतिभावान युवा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। साहू महाराज ने आर्थिक सहायता देकर अम्बेडकर को एक मासिक अखबार निकालने को कहा, जिसमें अछूतों की भावनाएं, आय व उनके कल्याण की चर्चा हो। अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक गूंगों का नेता नामक मराठी मासिक अखबार शुरू किया। पांडुरंग नंदराम को संपादक नियुक्त किया, लेकिन सारा कामकाज अम्बेडकर ही करते थे। यह अछूतों के आंदोलन का मुखपत्र था, लेकिन उस समय चारों ओर इनके खिलाफ माहौल था। जातिवादी अन्याय हर ओर था। बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार ने मूक नायक के बारे में 2 शब्द लिखना तो दूर, पैसे लेकर उनका विज्ञापन छापने से भी मना कर दिया, जबकि तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। मूक नायक के पहले 13 अंकों में अम्बेडकर ने ही प्रमुख लेख लिखे। उन्होंने पहले ही अंक में अखबार का उद्देश्य बताते हुए बौद्धिक शब्द सरल लेकिन आक्रामक रूप से हिंदू समाज की बुराइयों पर करारी चोट की। उन्होंने लिखा, भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मैका है, वह असमानताओं का देश है। हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, लेकिन उसमें प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं है। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा होता है, उसे उसी में मरना होता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, उसे ऊपर की मंजिल में जगह नहीं मिलती, और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना ही नालायक क्यों ना हो, उसे नीचे धकेलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हिंदू समाज व्यवस्था के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, अब्राह्मण तथा अछूत। यदि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है, तो व्यवहार में ऊंच नीच व छुआछूत क्यों करते हैं। अम्बेडकर ने आगे लिखा कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गों, विशेषकर ब्राह्मणों की ही बपौती बना दिया गया और दूसरों को उससे वंचित रखा गया। अतः दलित वर्ग की दास्ता गरीबी और अज्ञान से मुक्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने अछूतों की सामाजिक स्वतंत्रता तथा समानता के लिए जोरदार वकालत की। बाद में मूक नायक दलित हितों का सजग प्रहरी बन गया। मूक नायक में ही एक अन्य लेख में अम्बेडकर लिखते हैं, भारत के स्वतंत्र होने से सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहिए जिसमें हर नागरिक के धार्मिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकार समान हो। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के पर्याप्त व बराबर अवसर मिले। अंग्रेजी राज के खिलाफ उठाई गई आवाज यदि ब्राह्मणों के मुंह से 1 गुना शोभा
मान होती है तो ब्राह्मणी राज के खिलाफ उठाई गई किसी अछूत व्यक्ति की आवाज हजार गुना शोभायमान होगी। और ऐसा स्वराज आना चाहिए जिसमें थोड़ा हमारा भी राज हो। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज का साया। डॉक्टर अंबेडकर सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ था। आर्थिक संकट अभी भी मौजूद था। वापस लंदन भी जाना था। पिताजी के बाद परिवार का बड़ा सहारा बड़ा भाई आनंदराव भी उनसे बिछुड़ गया था। कई पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक मजबूरियां थी। इसलिए हिंदू जाति व्यवस्था, अन्याय व शोषण के खिलाफ पूरी तरह से चोट भी नहीं कर पा रहे थे। वे अपने को समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। समाज सुधार आंदोलन के कारण कोल्हापुर के साहू जी महाराज के साथ अम्बेडकर के संबंध अब मजबूत होने लगे थे। अछूतों में शिक्षा तथा जन जागृत के लिए डॉक्टर अंबेडकर को साहू जी महाराज ने 2500 रुपये का अनुदान दिया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। इसी कड़ी में 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर राज्य के माण गांव में अछूतों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर ने की। सभा में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मेरे राज्य के बहिष्कृत प्रजाजनों व भाइयों, तुम्हें अपना सच्चा नेता अब मिल गया है। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हारी छुआछूत व गुलामी की बेड़ियां जरूर तोड़ेंगे। इतना ही नहीं, मेरी अंतर आत्मा कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण भारत के नेता के रूप में उभर कर अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रकाश फैलाएंगे। माणगांव में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का पहला पब्लिक भाषण दिया। 1 घंटे के भाषण में कहा, अछूत वर्ग की प्रगति के लिए साहू जी महाराज द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे अनमोल हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी वे इसी तरह हमारी मदद करते रहेंगे। महाराज ने जिस काम का आह्वान किया है उसे पूरा करने का मैं वचन देता हूँ। उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा और अपना जीवन इसी काम को पूरा करने के लिए व्यतीत करूंगा। भाषण में शिक्षा के प्रचार को बढ़ावा देने व सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया। सभा के बाद महाराजा ने एक सर्वजाति का भोग आयोजन किया, जिसमें उनके अलावा उनके कई जागीरदारों, सरदारों व अफसरों ने अछूतों के साथ बैठकर भोजन किया। इसी कड़ी में मई 1920 में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति साहू जी महाराज की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद का विशाल सम्मेलन हुआ। इसमें अंबेडकर ने अन्य दलित नेता कर्मवीर शिंदे के उस प्रस्ताव पर विरोध किया, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि अछूतों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान परिषद के
चुने हुए सदस्य करें, यानी सरकार व अछूत मतदाता नहीं करें। भीमराव ने शिंदे के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अछूतों को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया कि अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के वोटों द्वारा विधान परिषद में चुनकर आए। इससे आप्रस्य समाज की आंखें खुल गई और अनुभव किया कि अब हिंदू संस्थानों के भरोसे अछूतों का कल्याण संभव नहीं है। सभा से दलितों में नया उत्साह पैदा हुआ। इस सम्मेलन के दिन नागपुर के महाराजा रघुजी भोसले परिवार के साथ शहर से बाहर चले गए। दरअसल उन्हें डर था कि अछूतों के इस सम्मेलन में छत्रपति महाराज पधार कर अछूतों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उन्हें भी मजबूरी में पंगत में बैठना पड़ेगा। नागपुर में हुए दलित सम्मेलन में अंबेडकर को एक नया मंच प्रदान किया। इससे पहले प्रेसिडेंट क्लासेज मिशन के तहत चल रहे अछूतों द्वारा आंदोलन को अपनी ओर मोड़ लिया। उन्होंने दलितों को आह्वान किया कि वे संगठित हो जाएं, ताकि अन्याय व अत्याचार का मुकाबला अच्छी तरह कर सके। अब भीमराव की इच्छा इस दिशा में काम करने की प्रबल हो गई। अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत में उन्होंने अछूतों को संगठित करने की कोशिश की। ऐसी शुरुआत से कोल्हापुर नरेश अंबेडकर से बहुत प्रभावित हुए थे। एक दिन तो वह बिना पूर्व सूचना के डॉक्टर अंबेडकर के घर पहुंच गए। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महाराजा उनके घर भी आएंगे। महाराज जब उनके घर पहुंचे तो अंबेडकर को अचंभा हुआ। पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। उन्होंने जल्दी ही कपड़े पहने और महाराज का स्वागत किया। ऊंची पढ़ाई की धुन सवार, कर्ज लेकर वापस लंदन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर 11 नवंबर 1918 को कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने थे। इस दौरान अपनी तनख्वाह से बची पूंजी अपने फारसी मित्र नवल मथेना से लिए कर्ज के रूप में लिए 5,000 रुपये और कोल्हापुर नरेश से मिली कुछ आर्थिक मदद के बल पर लंदन जाने की तैयारी कर ली। वे 5 जुलाई 1920 को नौकरी से निवृत्त होकर लंदन चले गए। उन्हें वहां लॉ व इकोनॉमिक्स की अधूरी छोड़ी स्टडी पूरी करनी थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की और ग्रेज इन में बैरिस्टरी के लिए बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए जुट गए। इस प्रकार भारत में रहते हुए बार बार लंदन में स्टडी पूरी करने का मन कर रहा था। अब वे उसी ज्ञान साधना में लगकर प्रसन्न थे। अब उन्होंने पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। लंदन में अब वे अपना अधिकतर समय लंदन म्यूजियम में बिताया करते थे, जहां कार्ल मार्क्स, मैगजीन व लेनिन जैसे महापुरुषों ने भी अपनी ज्ञान साधना पूरी की थी। इन म्यूजियम में संसार के दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध रहते थे, जिसे सिर्फ देखने भर के लिए दुनिया भर के विद्वान यहाँ आते थे। यह सुबह 8 से
शाम 5 बजे तक खुलता था। भीमराव सुबह का समय का मूल्य पहचानते थे, इसलिए समय व पैसा दोनों बचाने के लिए वे बिना भोजन किए ही सुबह म्यूजियम खुलते ही पहुंच जाते थे और शाम को जब चौकीदार दरवाजे बंद करता तभी बाहर निकलते थे। इस तरह वे कई घंटे लगातार पढ़ते रहते थे। इसके अलावा लंदन यूनिवर्सिटी इंडिया ऑफिस और गोल्ड स्मिथ लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तकालयों में भी पढ़ने जाते थे। लंदन में वह जिस महिला के मकान में पेन गेस्ट के रूम में रह रहे थे, वह स्वभाव से बहुत कठोर, कंजूस और बहुत डरावनी लगती थी। वह सुबह नाश्ते में सिर्फ एक कप चाय, एक डबल रोटी का टुकड़ा, थोड़ा सा जैम और मछली का एक कतला देती थी। उसे जल्दी ही खाकर अंबेडकर ब्रिटिश म्यूजियम की ओर चल पड़ते थे। वहां सबसे पहले पहुंचने वाले अंबेडकर ही होते थे। फिर तो बिना आराम किए वे शाम तक किताबों में डूबे रहते थे। समय खराब नहीं हो इसलिए दोपहर का भोजन भी नहीं खाते थे। शाम को जब बाहर निकलते तो उनके द्वारा बनाए नोट से उनकी जेबें व फाइलें भरी होती थी। शाम को घर जाते समय वे बुरी तरह से थक हुए होते थे। भूख के मारे चेहरा भी मुरझा जाता था, सिर चकरा जाता था, तो रास्ते में किसी सस्ते होटल में एक पाव खा लेते थे और घर लौटने पर शाम को खाना खाते थे। धन का भारी संकट। भूखे रहे लेकिन अथाह किताबें खरीदी। भोजन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। दरअसल लंदन में एक ही जगह पर आवास व भोजन की व्यवस्था काफी महंगी पड़ती थी, इसलिए अंबेडकर को जहां कहाँ भी रूखा सूखा सस्ता भोजन मिलता था, खा लेते थे। दिन में कड़ी मेहनत के बाद शाम को खुली हवा में एक आध घंटे के लिए घूमने जाते थे। फिर रात का भोजन उसी महिला के यहाँ खाते थे। वह महिला बहुत बेरुखे व्यवहार की थी। रात का खाना क्या, एक प्याला मीट का रसा और साथ में एक दो बिस्किट बस। उसे जरा भी दया नहीं आती थी कि भीमराव ने दोपहर का भोजन भी नहीं खाया तो रात को भोजन भर पेट कराए, लेकिन रोजाना शाम को वह नाम मात्र का खाना देती थी। भोजन के बाद रात को फिर पढ़ाई का दौर शुरू होता। 10 बजे बाद फिर से भूख लगती। भूख मानो उन्हें पागल बना देती थी। ऐसे में अपने एक परिचित भारतीय द्वारा दिए पापड़ को सेक कर 4 पापड़ और चाय से भूख शांत कर लेते थे। फिर वापस पढ़ाई में लग जाते। उनका रूममेट मिस्टर आसना डेकर जब भी नींद लेकर उठता, वह भीमराव को पढ़ते ही देखता था तो बोलता, भीमराव रात बहुत हो गई है, कितना जागते हो, रोज अब आराम करो और सो जाओ। इस पर अंबेडकर धीरे से कहते, आसना डेकर, मेरे पास खाने के लिए ना पर्याप्त पैसा है, ना सोने के लिए समय। मुझे अपना बचा हुआ पाठ्यक्रम जल्दी ही पूरा करना है, इसलिए मैं जागूं, नहीं तो क्या करूं। उन्हें लगता था कि जिंदगी छोटी है और विद्या बड़ी, इसलिए रात दिन अध्ययन में लगे रहते थे। उनकी वह तपस्या बहुत ही कष्टपूर्ण थी, जिसका लाभ आज भारत की पीढ़ियां उठा रही है। भीमराव पैसे की कमी के कारण बहुत ही किफायत से खर्च
करते थे, लेकिन किताबें खरीदने की चाह रुक नहीं पाती थी। जब भी कोई नई पुस्तक मार्केट में दिखती तो वे भोजन में कटौती कर या भूखे रहकर भी पहले किताब खरीदते थे। अपनी आर्थिक तंगी के बारे में लंदन से रमाई को बंबई के पते पर 25 नवंबर 1921 को चिट्ठी में लिखा। डॉक्टर अंबेडकर 32 वर्ष की उम्र तक अर्थात 1923 तक देश विदेश की पढ़ाई में व्यस्त रहे। घर गृहस्थी की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। लंदन जाने के बाद घर खर्च के लिए जो रुपए छोड़े थे वे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। रमाबाई का भाई व छोटी बहन मजदूरी करते थे, गोबर के उपले बनाकर बेचते थे। शंकर राव रोज 8-10 आना कमा लेते थे। रमाबाई शाम को बाजरे की रोटियां बनाती थी। वे भात ज्यादा खाते थे, सब्जी कभी कभार बनती थी। कई बार चटनी प्याज से काम चलाना पड़ता था। कभी आधा पेट भरे ही सोना पड़ता था। चूल्हे की लकड़ियां लेने के लिए रमाबाई यशवंत को पोथ बाड़ी से दादर महिम तक ले जाते थे और लकड़ियां इकट्ठी कर रात को घर लौटते थे। किसी को यह मालूम नहीं पड़े कि साहब की पत्नी इतने दुख भरे दिनों में है, इसलिए अंधेरा होने पर लौटते थे। रमाबाई ने अपने परिवार के विकट आर्थिक दशा के बारे में साहेब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ रुपए भेजने के लिए लिखा था। जवाब में बाबा साहब ने रमाबाई को जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है। प्रिय रामू, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर के बीमार होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सब समय का खेल है, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह खुशी की बात है। कुछ पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं यहाँ पैसों की तंगी के कारण बहुत ही बुरी हालत में हूँ। खाने के लिए तरसता रहता हूँ। अभी तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि पैसे मिलने में देर हो जाए और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर लेना। मैं वहां आने के बाद तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही? इस बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी चिंता मत करना। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जून के महीने में लौट आना संभव नहीं लग रहा है, बाकी बाद में लिखूंगा। सखू और मंजुला के बारे में कोई समाचार नहीं मिल रहा है। तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक एक लुंगड़ा धोती ले लेना। शंकर का क्या हाल है? गुजारा कैसी है? सभी को कुशल से भीमराव। गंगाधर बाबा साहेब का पुत्र, जिसका बचपन में ही देहांत हो गया। यशवंत एकमात्र पुत्र भैया साहब। मुकुंद भाई आनंद राव व लक्ष्मी बाई का पुत्र भतीजा। मंजुला तुलसा बहने लक्ष्मीबाई, दिवंगत भाई आनंद राव की पत्नी, जो 20 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। शंकर रमाबाई के भाई। सच्चा मित्र नवल मथेना, संकट का साथी। अंबेडकर के फारसी मित्र नवल मथेना ने समय पर जो रुपयों की मदद की वह काफी सराहनीय है। जब जब भी अंबेडकर को रुपयों की जरूरत पड़ती, सबसे पहले नवल मथेना को ही कहते थे, क्योंकि वही सच्चा मित्र था जो हर संकट का साथी रहा। एक बार बहुत ही
भावुकता में आम्बेडकर ने मथेना को पत्र लिखा। मेरे बार बार धन मांगने के कारण तुम्हें जो तकलीफ होती है, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। तुम मुझ पर भरोसा रखो। एक घनिष्ठ व सच्चे मित्र को भी इस तरह की तकलीफें सहन करना मुश्किल है, लेकिन तुम सहन कर रहे हो, इसका मुझे एहसास है। तुम मुझसे इस कारण मित्रता तोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। उस समय जर्मन करेंसी की रेट बढ़ने वाली थी। भीमराव ने लंदन से जर्मनी जाने के लिए मथेना से 2000 रुपये मांगे तो उन्होंने अपने मित्र की मदद में हमेशा की तरह तुरंत भेज दिए। यह पैसे उनके जर्मन प्रवास के समय काफी काम आए थे। लंदन में अध्ययन के समय अम्बेडकर रुपया खर्च करने में पूरा ध्यान रखते थे। वे महीने का गुजारा सिर्फ 8 पाउंड में कर लेते थे, जो उस समय बहुत कम रकम होती थी। कपड़े भी बहुत कम खरीदते थे। शहर में टैक्सी आदि हर जगह पैसा खर्च करने की बजाय पैदल ही दूर दूर तक चले जाते थे। होटलों में भी नहीं जाते थे। सिनेमा, थिएटर आदि मनोरंजन से भी दूर ही रहते थे। आखिर उन्हें पैसा बचाकर लंदन में समय पूरा करना था। उन्हें हर पल एक वाक्य याद रहता था, महान व्यक्ति मौज शौक करने के लिए नहीं, बल्कि महान कार्य करने के लिए पैदा होते हैं, और अपनी सारी शक्तियां और साधन इसी दिशा में लगाते थे। हालांकि वे पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे, लेकिन एक बार अक्टूबर 1922 के वे बीमार पड़ गए। फिर भी यह खबर उनके परिवार वालों को नहीं बताई। दरअसल रमाबाई अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करती थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर लंदन में अपने अध्ययन में व्यस्त थे, फिर भी वह भारत में रहने वाले दलित समाज के अछूतों के उद्धार आंदोलन से भी जूझे रहे। लंदन से ही वे मूक नायक अखबार को संभालते रहे। इसके लिए वे निरंतर लेख व पत्र लिखते रहे। हर पत्र में वे इस बात पर जोर देते थे कि अछूत जातियां संगठित हो, ताकि सामूहिक रूप से एक होकर अपने मानवीय हकों के लिए संघर्ष करें। वे समाज सुधारकों की गतिविधियों व स्वास्थ्य के बारे में भी पूछते रहते थे। अपने परिवार की भी वे पूरी चिंता करते थे। अपने बेटे और दिवंगत भाई आनंदराव के बेटे की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देने के लिए लिखते थे। उन दिनों अछूतों के आंदोलनों के साथ भारत की राजनैतिक गतिविधियों में से भी पूरी तरह वाकिफ रहते थे। में अछूतों की दयनीय दशा पर लेखन, चिंतन व अमल। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी युग शुरू हुआ था। देश की कई धार्मिक व समाज सुधारक संस्थाएं अछूतों के कल्याण का दावा करती थी, लेकिन कोई गंभीर नहीं थी। अछूतों की दशा बहुत दयनीय थी। उस समय उन्होंने अछूतों की समस्याओं के संबंध में भारतीय मामलों के विदेश मंत्री मॉन्टेग्यू और लंदन में रह रहे विठल्लू भाई पटेल से मिले और भारत के दलितों की दयनीय दशा से अवगत कराकर उचित कदम उठाने का निवेदन किया। मॉन्टेग्यू से मुलाकात के बाद 3 फरवरी 1921 को छत्रपति साहू जी महाराज को लंबा पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि यहाँ ब्रिटेन में भारत के अछूतों की दशा सुधार के मुद्दों को
उठाने वाला कोई नहीं है। भारत के अछूत विरोधी व शोषणकारी धार्मिक व राजनैतिक ताकतों ने अंग्रेजों को गुमराह कर दिया है, लेकिन जब भी मौका मिलता मैं प्रतिष्ठित अंग्रेजों से मिलकर भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में पूरा बताता हूँ। मैंने मॉन्टेग्यू को भी कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों अछूतों की मुक्ति का सवाल है। अछूतों की सामाजिक समस्याएं व राजनैतिक भागीदारी का सवाल है। अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि मॉन्टेग्यू ने काफी रुचि ली। उन्होंने मुझसे कहा कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भारत जाकर सरकार से बात करना। वे चाहते हैं कि मैं बम्बई विधानमंडल का सदस्य बन जाऊं। हालांकि यह काफी लुभावना लगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत कीर्ति का आकर्षण नहीं था, बल्कि मैं उच्च अध्ययन कर अछूतों के लिए इससे बड़ी सेवा करना चाहता हूँ। उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन टाइम्स के संपादक से भी दोस्ती कर ली थी, जिसमें वे अछूतों की शिक्षा व अन्य विषयों पर लेख लिखते थे। अभी तक भारत में दलितों की राजनैतिक दृष्टि से पूरी अनदेखी होती थी, लेकिन 1919 के कानून के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रतिनिधि तथा प्रादेशिक असेंबली में दलित वर्ग के लिए स्वीकार किया। अम्बेडकर शाम को खाना खाने के बाद कई बार पुरानी किताबों की शॉप पर भी जाते थे और अपनी पसंद की किताब को खरीद ही लेते थे। एक दिन उन्हें भारतीय सेना से संबंधित गटेकरी कमीशन की रिपोर्ट की किताब मिल गई, लेकिन अगले 2 दिन तक भोजन के लिए पैसे नहीं थे। किताब खरीद ली और अगले 2 दिन तक पापड़ खाकर ही पेट की आग बुझाते रहे। इस किताब को पाकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि इसी आधार पर वे ब्रिटिश सरकार से पत्र व्यवहार करके भारतीय सेना में महार बटालियनों को फिर से खड़ा किया। अम्बेडकर की अछूतों को यह महान देन और पहली जीत थी। उन दिनों उन्हें मराठी नाटक पढ़ने का भी बड़ा शौक था। वह अपने मित्र शिव तारकर को लिखते थे और वह उन्हें प्रसिद्ध लेखक गडकरी के मराठी ड्रामा भेजते रहे। एक बार उन्होंने मैककुलोक की रिकॉर्डिंग वर्क से नामक पुस्तक को बम्बई के एक बुक स्टॉल से खरीदकर लंदन भेज दिया था। लंदन यूनिवर्सिटी का मास्टर, डॉक्टर व बैरिस्टर। समय गुजरता गया। डॉक्टर अंबेडकर का रिसर्च वर्क पूरा हो गया। जून 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय के प्रबंध पर एम.एससी की डिग्री प्रदान की। फिर वे डी.एससी के लिए प्रबंध लिखने लग गए। 4 सितंबर 1921 को अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी को पत्र लिखकर 200 पाउंड भेजने की विनती की और लिखा कि भारत आने पर यह रकम ब्याज के साथ चुका दूंगा। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, हमें आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत में सामाजिक लोकतंत्र के लिए जो बड़ा आंदोलन
प्रगति कर रहा है, उसके आधार पर स्तंभ आप ही हैं। पहली डिग्री के एक साल बाद अक्टूबर 1922 में रुपये की समस्या नामक प्रसिद्ध थीसिस लिखकर डीएससी डिग्री के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार 2.5 साल में ही दोनों डिग्रियां प्राप्त कर ली और बार 8 लाख की परीक्षा के लिए कानून की पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच वह यूरोप में एजुकेशन के प्रसिद्ध जर्मन शहर बार्न चले गए ताकि बार्न यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर सके। वे अप्रैल 1922 से मई 1922 तक जर्मनी में रहे। वहां वे जर्मन व फ्रेंच भाषा का अध्ययन करने लगे। साथ ही एक कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाते थे। मुश्किल से 3 महीने निकले कि उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एडविन कैनन ने वापस लंदन बुला लिया। दरअसल अंबेडकर की थीसिस के परीक्षक ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने इसमें कुछ संशोधन कर फिर से प्रस्तुत करने के लिए लिखा। थीसिस में अंबेडकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कई अखरती हुई बातें लिखी थी जो परीक्षकों को काफी कड़वी लगी। इससे पहले यूनिवर्सिटी में एक बार अंबेडकर ने जब गवर नामक लेक स्टूडेंट काउंसलिंग में पढ़ा था तो बहुत बहस हुई थी और ब्रिटेन के शिक्षा जगत में एक भूचाल आ गया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी समझा जाने लगा था। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ साइंस के प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने तो बाकायदा कहा था कि लेख में व्यक्त विचार स्पष्ट रूप से क्रांतिकारी स्वरूप के हैं। प्रोफेसर लास्की के इस कथन में कोई संदेह भी नहीं था, क्योंकि वाकई अंबेडकर ही थे जो खुद लंदन में पढ़ रहे थे। अभी डिग्री लेना बाकी था, लेकिन उस निडर व सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोगों को उनके ही देश में खरी खरी कहकर नाराज किया और उनके द्वारा किए जा रहे भारत के शोषण से पर्दा उठाया था। भारत के जातिवादी मानसिकता के लोग जब भी अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय नेताओं का मूल्यांकन करेंगे तो उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम सच्चे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की सूची में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। प्रोफेसर कैनन द्वारा अंबेडकर को अपने थीसिस में कुछ जरूरी सुधार के लिए सलाह दी तो अंबेडकर उसमें जुट गए। इधर उनके पास जितना पैसा था वह खर्च हो चुका था। अब लंदन में रहकर थीसिस का सुधार काम करना संभव नहीं था। जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया था वह वे अपने पसंद की किताबों पर खर्च करना चाहते थे। इधर भारत में भी उनका परिवार भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा बचा हुआ थीसिस वर्क बंबई में रहकर पूरा करने का तय किया। ऐसा देखा गया है कि जो महान लोग मानव कल्याण के मिशन में रात दिन लगे रहते हैं वे बुद्धिमान व प्रतिभाशाली भी होते हैं। ऐसे में कई लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं
और मिशन से जुड़ जाते हैं। सन 1920-1923 के बीच बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, तो विश्व प्रसिद्ध लंदन म्यूजियम की लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक पढ़ते लिखते रहते थे। वहीं पर एक दिन एक अंग्रेज युवती एफ एक्स यानी फेनी फिजलार्ड से मुलाकात हुई। भीमराव के जीवन व उद्देश्य के बारे में जानने के बाद वह बहुत प्रभावित हुई। उसे भारत के अछूतों की पीड़ा के प्रति बहुत सहानुभूति थी, इसलिए किसी भी प्रकार से बाबा साहब के मिशन में सहयोग करना चाहती थी। वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सेक्रेटेरिएट में नौकरी करती थी। वह लाइब्रेरी के अलग अलग ग्रंथों के पैराग्राफ निकालकर बाबा साहब के सामने तैयार रखती थी। वह भारत के अछूतों के आंदोलन से जोड़ना चाहती थी, लेकिन बाबा साहब ने आगे पीछे सोचकर मना कर दिया। फिर भी वह बाबा साहब के व्यक्तित्व व कृतित्व से आकर्षित व प्रभावित होकर जुड़ी रहती थी। खास बात यह थी कि यक्स के सहयोग के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर संसदीय कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर उसको बहुत गहराई से अध्ययन कर पाए। अंबेडकर से रिसर्च वर्क में उसका बहुत बड़ा योगदान है। वह ब्रिटेन के मजदूर वर्ग की सुशिक्षित, सुंदर व सभ्य महिला थी और लगभग 20-25 वर्ष तक दोनों के बीच पत्र व्यवहार चलता रहा। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत आए थे तो काफी किताबें लंदन में ही रखी हुई थी, जिन्हें बंबई भेजने के लिए कुछ पैसे भेजे। यक्स ने अपनी ओर से कुछ पैसे मिलाकर बाबा साहब की सारी किताबें बंबई भेज दी। बंबई में चर्चा होने पर बाबा साहब अपने लंदन की महिला मित्र के योगदान की बहुत सराहना करते थे। लंदन के मुश्किल हालात में वह एक बड़ा सहारा बने। यक्स का लंदन में 1944 में देहांत हो गया। दोनों वैचारिक व मिशनरी मित्रों के बीच लंबे समय तक हुए पत्र व्यवहार में यक्स डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य व अछूतों के अधिकारों के आंदोलन के प्रति बहुत चिंता व सहानुभूति प्रकट करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक किताब भी यक्स को समर्पित की। 11 मार्च 1925 को लिखे एक अन्य पत्र में यक्स लिखती हैं, मेरे प्रिय भीम, ऐसा लगता है कि आप फिर से जरूरत से ज्यादा काम में व्यस्त रहने लगे हैं। आप अपने ऊपर काम का बहुत बोझ लाद रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप बीमार रहेंगे तो आगे का काम कैसे कर पाएंगे? बेहतर यही होगा कि आप कार का बोझ कम व गति धीमी कर दें। धीरे धीरे काम करना अधिक अच्छा होता है, इसलिए नहीं कि आपकी धर्मपत्नी और परिवार आप पर निर्भर है, बल्कि इस समय आपको अपने लिए भी सोचना है। कृपया अपनी देखभाल ठीक तरह से करें। अत्यधिक प्यार के साथ यक्स। धन की कमी के कारण सस्ती समुद्री यात्रा की राह पकड़ी। लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे। इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक मदद की। उन्हें कम खर्चा वाला मार्ग ढूंढना था, इसलिए वे लिवरपूल से कोलंबो से मद्रास और बंबई आए। इसके लिए उन्होंने कोलंबो जाने वाले एक मालवाहक जहाज का टिकट लिया।
इस जहाज पर उन्हें जो कमरा मिला, उनके चारों ओर सुअर, बतख, अन्य जानवर और काले निग्रो, ईसाई, चीनी, हिंदी, अरबी आदि अलग-अलग देशों और धर्मों के अति साधारण प्रकृति के यात्री साथ थे। जहाज पर काम करने वाले मजदूर भी साथ थे। शराब पीना, नाचना गाना और अन्य प्रकार के खेल खेलते, हंसते इठलाते रहना ही इन यात्रियों का हर दिन का कार्यक्रम था। लेकिन हर रोज ढेरों किताबें पढ़ना, लिखना और भावी समाज कार्य की रूपरेखा तैयार करना, चिंतन करना ही डॉक्टर अंबेडकर का जहाज पर दैनिक कार्यक्रम था। जहाज पर गर्मी के कारण बुरा हाल होता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। जब कोलंबो में उतरे तो बाहर जाने के लिए सभी लोग मानव द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शों में बैठे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं बैठे, क्योंकि वे सभी भारत से आए अछूत ही थे और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे रिक्शों में बैठना अमानवीय लगा। कोलंबो से मद्रास होते हुए रेलगाड़ी से बंबई पहुंचे। दादर रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे हाथ में बैग लेकर पैदल ही परेल पोए बावड़ी की ओर चल दिए। सुबह की बेला में अछूतों का वह तारणहार अपने घर पहुंचा और आवाज लगाई, यशवंत, अरे मुकुंद। धीमी आवाज में 2-3 बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजे की कुंडी बार बार खटखटाते हुए साहब जोर से चिल्लाए, सुन क्या मक्या, अरे 5:30 बज गए, फिर भी अभी तक कोई नहीं जागा। कितने आलसी हैं ये लोग। और उनके ये शब्द पूरे ही हो रहे थे कि रमाबाई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। एक नजर देखते ही बोली, साहब। बस यही एक शब्द कहकर उन्होंने बाबा साहब का बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया, उनके चरणों की वंदना की। बाबा साहब को देखकर रमाबाई की आंखों में खुशी के आंसुओं की धारा बह गई। वह आंसुओं को रोक नहीं पाई। परिवार की अथाह पीड़ा व दुखों को छुपाकर वह खुश थी कि साहब वापस घर आ गए हैं। बाबा साहब भी अपनी प्रियतमा रामू से मिलकर अत्यंत खुश हुए। परिजनों के अलावा मजदूर बस्ती की चाल के बच्चे व कई स्त्री पुरुष बाबा साहब से मिलने आए। प्रॉब्लम ऑफ रूपी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना 14 अप्रैल 1923 को अंबेडकर बंबई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, लंदन के पब्लिशर पी.ए. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था, जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की
भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंबेडकर की बुद्धमता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन से बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, मन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के राडे, भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी। अंबेडकर फूले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। छूत बैरिस्टर की वकालत, संघर्ष 100 गुना बढ़ा। अब बंबई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया। वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे, जो अब तक नहीं कर पाए थे। वकालत के पेशे द्वारा वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे, लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था। यहाँ तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे। इस समय फिर उनके मित्र नवल मथेना ने मित्रता का फर्ज पूरा किया। उनके दिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की। एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, लेकिन हर ओर जातवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था। जाति से अछूत, कानूनी दांव पेचों का अनुभव नहीं होना, आंदोलनों का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी। लेकिन साहस के धनी अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर ये कोई नई समस्याएं नहीं थी। जातीय भेदभाव के कड़वे दंश तो वे आज तक झेलते आ ही रहे थे। समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वह तो अपने अछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली भेंट करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाबा साहब ने
इसके लिए साफ मना कर दिया। अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था व उत्साह था। खूब हलचल थी, लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़े थे। जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार की अपलीट शाखा में वकालत शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जात की सड़ांध भरी पड़ी थी। अछूत वकील के लिए तो वहाँ संघर्ष कई गुना ज्यादा था। वहाँ उनका मुकाबला यूरोपीय बैरिस्टरों से था। वहाँ यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज्यादा प्रभावशाली होते थे। गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज्यादा मानते थे। इसलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था। भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे। सवर्ण हिंदू सोलिसिटर्स तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने को बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अछूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे सवर्ण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे। ऐसी दशा में अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई। उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। धीरे धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। इससे वे पैसा भी कमाने लगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होने लगे। महान अर्थशास्त्री ने देश को आर्थिक दिशा का मार्ग बताया। बाबा साहब तो इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित थे। इस विषय पर उनका पूर्ण अधिकार था, गहरी समझ थी। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ विषयों पर किताबें लिखने की भी तैयारी की। स्टडीज इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक लॉ नामक ग्रंथ की टाइप की गई प्रति भी उन्होंने एक कंपनी को प्रकाशित करने के लिए दे रखी थी, लेकिन वह किताब पब्लिक नहीं हो पाई। उन दिनों सरकार की मुद्रा नीति के कारण कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता था, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता था। अंबेडकर ने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कमीशन के जरिए कई शोध ग्रंथ व परियोजनाएं प्रस्तुत कर मुद्रा योजना में सुधार का रास्ता बताया। पाउंड के हिसाब से रुपये का मूल्य क्या हो, इस पर भी अपनी रिपोर्ट दी थी, जो काफी चर्चित भी रही। जब उनकी आर्थिक दशा थोड़ी ठीक हुई तो सामाजिक व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने लगे। उन्हें सरकारी नौकरी के भी आमंत्रण मिले, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा था, जब मैं लंदन से पढ़कर वापस आया तो सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहा, लेकिन उस रस्सी को मैंने गले में इसलिए नहीं बंधवाया कि मेरे
सरकारी नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। उन्हीं दिनों केलुस्कर साहब के प्रयासों से एलिफिंस्टन कॉलेज में दोबारा नौकरी मिल रही थी, लेकिन बाबा साहब ने विनम्रता से इनकार कर दिया कि अब वह ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते जिससे उनके समाज सुधार आंदोलन में रुकावट पैदा हो। लेकिन परिवार खर्च के लिए कहीं से रुपए कमाना भी तो जरूरी था, इसलिए उन्होंने बाटली ब्याज अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चर के पद पर ज्वाइन किया। वे यहाँ व्यापारिक कानून मर्केंटाइल लॉ पढ़ाते थे और जून 1925 से मार्च 1928 तक इस पद पर रहे। इस नौकरी के साथ वह सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में सक्रियता के कारण वकालत का पेशा प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वहां तो जमकर बैठना जरूरी था। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस पर ध्यान देना भी बहुत कम कर दिया। आखिर उनके जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाज व देश दुनिया में खलबली से अछूत वर्ग के दिलो दिमाग में भी हलचल चलने लगी। कपड़े के व्यवसाय में तेजी से अछूतों की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। देश दुनिया में लोकतंत्र की बढ़ती मांग के साथ ही समाज सुधार आंदोलन को भी गति मिली। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में अछूतों के मानवीय हकों के लिए आवाज उठने लगी। कई अछूत इस्लाम भी अपना रहे थे, तो कुछ हिंदू संस्थाएं उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के कार्यक्रम कर रहे थे। कांग्रेस के सम्मेलनों में भी अछूतों की दयनीय दशा के लिए कुछ करने की मांग उठी। इसी बीच बाबा साहब व रमाबाई के घर 15 जून 1924 को पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ, लेकिन एक माह बाद 19 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई।